हक बनकर ये चैनल आगे आता है, कभी सच्चाई का शीशा यही चैनल दिखाता है, कभी अखबार आलम भी यही पढ़ के सुनाता है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोज़ और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से मणिपुर की हुकूमत ने हुक्म दिया है कि म्यांमार के लोगों को मुल्क में दाखिल न होने दें। वहीं पर आसाम में कोकराझार में नरेंद्र मोदी के विज़िट से पहले जो है एक बड़े पैमाने पर धमाका खेज़ हथियार मिलने की ख़बरें आ रही हैं। ये ब्लू इकोनॉमी क्या है उस पर भी बात करूँगा। ज़हनी माजूर मुसलमान अरब को किस तरह से जालिम इसराइलियों ने मार दिया, कत्ल कर दिया। वो अब दुनिया की नज़रें तुर्की की दिफाई सनत पर क्यों मरकूज़ हैं उसकी तफसीलात सुनाऊँगा। तो मैं आपको वो वीडियो भी बताऊंगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक मादा रीछ किस तरह 4 बच्चों को ट्रैफिक जाम में सड़क पार कराने का हैरानकुन मंजर सामने आया है। वो सारी चीज़ें रखूं उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। और आप लोग जानते हैं कि इस वक्त हमारा काम इस वक्त सीधी बात फाउंडेशन का कहाँ जारी है और लगातार ये कुछ दिनों के लिए जारी रहेगा। आप लोग ताउन करना जारी रखें। ये नीचे इस वक्त व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उस पर मैसेज करें, सारी तफसीलात आपको भेज दी जाएंगी। आइए नाज़रीन गिरामी, चलते हैं सबसे पहले मणिपुर की सरकार ने म्यांमार से आने वाले लोगों के दाखिल होने पर पाबंदी लगाने का हुक्म जारी कर दिया है। इस हुक्म को लेकर 5 अजला के कमिश्नरों को ख़त लिखा गया है। ये सभी अजला मणिपुर की सरहद से मुत्तसिल हैं। हुकूमत ने कहा है कि सिर्फ इंसानी या फिर तिब्बी ज़रूरत की बुनियाद पर ही लोगों को हिंदुस्तान में आने दिया जाएगा। सरकार को डर है कि वहाँ के शहरी हिंदुस्तान में पनाहगुज़ीन बनकर दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। मणिपुर के दाखिला सेक्रेटरी एच ज्ञान प्रकाश की तरफ से लिखे गए ख़त में कहा गया है कि फ़ौजी तख्तापलट के बाद म्यांमार के शहरी हिंदुस्तान में दाखिल होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अजला को हिदायत दी है कि उन्हें मुल्क में दाखिल ना होने दें, पनाहगुज़ीनों के लिए राहती कैंप ना लगाएं और ना ही उनके खाने पीने का इंतज़ाम करें। वो पनाह मांगने आएँ तो उन्हें हाथ जोड़कर वापस भेज दें। मंगल तक सभी अजला से रिपोर्ट भी तलब की गई है। नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंदुस्तान और म्यांमार के दरमियान तकरीबन 1643 किलोमीटर तवील सरहद है, जिसकी वजह से जो है सबसे करीब मुल्क यही पड़ता है बांग्लादेश के बाद। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के पनाहगज़ीन और जो जुल्म सितम यहाँ पर इस वक्त हो रहा है लोगों में, उसको देख कर के लोग दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कि जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह का कत्लेआम मचा हुआ है, वो नाकाबिले बयां है। और इस वक्त मिज़ोरम के अफसरान ने भी बताया कि म्यांमार में फरवरी में हुए तख्तापलट के बाद से वहाँ से रियासत में आए पनाहगुज़ीनों की तादाद इस वक्त 1000 से तजावुज़ कर चुकी है। अब तक कम से कम 100 लोगों को उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है, लेकिन छुप छुपाकर इस वक्त जो है हिंदुस्तान की सरहद में दाखिल होने की कोशिशें हो रही हैं। इस तरह की रिपोर्टें इस वक्त सामने आ रही हैं। नाज़रीन गिरामी, म्यांमार की क्या हालात है वो मैं आपको बताऊंगा और इस वक्त ताज़ा रिपोर्ट भी आई हुई है। नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब ले चलूँ और वो ये है कि आसाम में कोकराझार में जो है यहाँ की पुलिस ने हथियार बरामद कर लिए हैं, जब्त कर लिए हैं, जिसमें AK-56 मैगज़ीन्स के साथ, जिसके 157 राउंड्स और बुलेट्स हो सकते हैं। और ये ख़बर इस वक्त इसलिए भी सुर्खियों में है क्योंकि आसाम का दौरा करने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और 1 अप्रैल से उनका यहाँ पर दौरा चलेगा। ऐसे हालात में बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर मिल रहे हथियारात को देख कर के जो है अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। बहरकैफ आसाम में इस तरह की ख़बरें सामने आती रहती है, इसलिए कि ये जो है सरहदी इलाका होने के साथ साथ जो है यहाँ पर जो है नक्सलियों की भी बहुत ज़्यादा ख़बरें सामने आती रहती हैं और क़त्लेआम भी मचाते रहते हैं यहाँ पर नक्सली। बहरकैफ इसका ताल्लुक़ नक्सली से है या कोई और वजह है, इसकी छानबीन की जा रही है। लेकिन AK-56 राइफ़ल्स और मैगज़ीन्स और AK-56 के 157 राउंड्स
बुलेट्स वगैरह मिलने की वजह से जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा छानबीन की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि पीएम मोदी के किसी भी इलाके में दौरे से पहले जो है पूरे रियासत को ही बहुत ज़्यादा छानबीन की जाती है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको ले चलूँ और बात करूँ ब्लू इकोनॉमी की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुसलसल मुल्क की माईशत को मजबूत करने की बात करते रहते हैं। अब वो मजबूत हो ना हो ये अलग बात है, भाषणबाजियों में तो यही नज़र आता है। इसी सिलसिले में मुल्क को ब्लू इकोनॉमी में आगे बढ़ाने की सोच भी वो कभी कभी पेश करते रहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मानना है कि वही मुल्क वर्ल्ड लीडर बनेगा जिसकी ब्लू इकोनॉमी मजबूत होगी। तो आखिर है क्या ये ब्लू इकोनॉमी? ये असल में समंदर के ज़रिए कारोबार है। आने वाले वक्त में वही मुल्क राज करेगा जो इस मामले में सबसे आगे होगा। यही वजह है कि तुर्की के बारे में भी आपको मालूम है कि 2023 में उसने किस तरह से जो टैक्स उस पर जो है लगाया गया था वो सब ख़त्म करने की बातें सामने आ रही हैं। तो यूनान को लेकर के तुर्की के साथ जो हमेशा से तनाज़ा होता है वो उन्हीं जो है गुज़रते हुए बहुत सारे पानी के रास्तों को लेकर के है। ब्लू इकोनॉमी लफ्ज़ ज़्यादा पुराना नहीं बल्कि आज से दहाई भर पहले ही अल्फाज वजूद में आया। बेल्जियम कारोबारी और राइटर गिनेटर पॉली ने इस लफ्ज़ की तलाश की थी, बाद में अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में इस्तेमाल किया जाने लगा और उसके बाद से मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। हालांकि ये लफ्ज़ नया है लेकिन इस लफ्ज़ का जो मतलब है वो सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। सदियों से कारोबारी एक दूसरे मुल्क जाकर समंदर के जरिए कारोबार करते रहते हैं। तब हवाई जहाज़ नहीं थे और ना ही सड़क रास्ते से दुनिया मरबूत थी। ऐसे में कारोबार का एक वाहिद और सबसे मजबूत जो ज़रिया था वो समंदर ही था। और ज़ाहिर बात है कि हाल ही में जो आपने स्विस कैनल में जो बहुत बड़ी कश्ती फंसी और उसके बाद जो आलमी सतह पर उसका असर हुआ, कल ही उस कश्ती को और उस जहाज़ को निकाला गया है, वो खबर आप लोगों के सामने रखी थी। उसके बाद से एक मरतबा फिर ब्लू इकोनॉमी का ये लफ्ज़ जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है। नाज़रीन, आज भी इस बंदोबस्त से दुनिया को सालाना $3.6 ट्रिलियन का फ़ायदा हो रहा है। साथ ही 150 मिलियन से ज़्यादा नौकरियां ब्लू इकोनॉमी की वजह से पैदा हो रही हैं। और यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने आदाद शुमार जारी करते हुए समंदरी कारोबार की अहमियत को हाल ही में बयान किया था। यही वजह है कि पानी के रास्तों पर कब्जा करने के लिए कभी चीन एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, तो कभी जापान, कभी कोरिया और कभी तुर्की और यूनान में झड़पें होती हैं, तो कभी जो है अलग अलग तरह की बातें सामने आती हैं। और इसी बात को लेकर के समंदरी रास्तों को लेकर के हिंदुस्तान भी अलग अलग तरह की जो है प्लान्स और मंसूबे बनाता रहता है। उधर पाकिस्तान भी इसी की तलाश में है और बांग्लादेश को लेकर के भी अलग अलग तरह के रास्ते बनाने की कोशिश करते हैं। इसलिए कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो सबसे बड़ा वाहिद ज़रिया हो सकता है जिसमें कमाई हो सकती है, जिसमें जो एक राज कर सकता है कोई मुल्क, वो ब्लू इकोनॉमी की वजह से है। बहरकैफ इस वक्त जो है मईशत समंदरी शोबे पर मबनी होती है जिसमें माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को ध्यान में रखते हुए एक बिज़नेस मॉडल तैयार किए जाते हैं। ये इस तरह के होते हैं कि आबी रास्तों से ज़्यादा कारोबार हो सके, इसके लिए समंदर में छोटे रास्ते बनाए जाते हैं ताकि वक्त और पैसे की बचत हो सके। और इसके लिए ये एक दूसरे ममालिक एक दूसरे की जो है भरपूर मदद भी करते हैं और कहीं कहीं पर जो है तनाज़ा भी हो जाता है। बहरकैफ अब देखना यह है कि ब्लू इकोनॉमी पर सबसे पहले कौन सा मुल्क जो है सबसे आगे रहेगा। और इस सिलसिले में जो है तुर्की बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के जो है ख़दशात हैं और इम्कानात हैं। और इस सिलसिले में जो है वो अलग अलग तरह के बयान भी सदर एर्दोगान की जानिब से वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं और हमेशा वो कहते रहे कि 2023 के बाद तुर्की का चेहरा ही बदल जाएगा, उसका चेहरा है, उसके इकोनॉमिकली जो फिटनेस है वो भी चेंज हो जाएगी, वो हमेशा कहते रहते हैं। बहरकैफ ये ब्लू इकोनॉमी है, इसकी लंबी तफसीलात है, कभी उस पर बहस होगी। नाज़रीन गिरामी, जालिम इसराइली पुलिस के हाथों जहनी तौर पर एक बीमार शख्स को मार दिए जाने की खबरें आ रही हैं। ये जालिम यहूदी और जालिम इसराइली फ़ौजी किसी को नहीं छोड़ते और इल्ज़ाम लगाया है कि हाइफा में एक अरब नौजवान ने पुलिस पर हमला आवर हुआ और उसके इल्ज़ाम में उसको जो है उसका कत्ल कर दिया। जबकि पुलिस का यह कहना है कि उन्हें खातून की कॉल आई कि उसका बेटा सड़क पर चाकू ले घूम रहा है। पुलिस ने जब मुनीराना बतवी को रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस एहलकार पर चाकू से हमला किया और उसके बाद जो है पुलिस ने उसको मार दिया। मुनीर के बारे में बताया जा रहा है कि वो जहनी तौर पर बीमार था और उसका इलाज जारी था और अगर चाहती तो पुलिस उसको ज़िंदा गिरफ्तार करके उसको जो है अहले खाना के हवाले करती या उसका इलाज मुआवजा करती। लेकिन जाहिर सी बात है कि जो है इस वक्त जिस तरह से जो है एक छोटी सी गलती को लेकर के यहाँ की जालिम पुलिस जो है मार देती है, अब ऐसे हालात में जो जहनी तौर पर बीमार था उसको किस तरह छोड़ती। उसके हाथ में चाकू देख करके वैसे भी उनको बहाना मिल गया और फौरी तौर पर जो है उसने उस माजूर शख्स को इस जालिम इसराइली यहूदी फ़ौजियों ने जो है मार दिया है।
मुनीर की बहन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरे भाई को नाहक कत्ल किया गया, हम खामोश नहीं बैठेंगे, वो बीमार था, पुलिस झूठ पर मबनी बयानात देना बंद कर दे। नाज़रीन गिरामी, हमारी मदद करने की बजाय पुलिस ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया। पुलिस की नाकामी है जिसे ज़हनी अमराज का शिकार अफराद को कत्ल करने के सिवा कुछ नहीं आता है। ये इस कदर गिरी हुई ये पुलिस है कि जो है एक जहनी बीमार शख्स को जिसका इलाज ज़रूरी है, जिसको जो है पकड़ करके उसके घर वालों के हवाले कर देते, उस पर चाकू लेकर घूमने का इल्ज़ाम लगा करके दिन दहाड़े उसको कत्ल कर दिया जाता है। ये है ज़ालिम इसराइली यहूदियों का असल चेहरा। नाज़रीन गिरामी, पूरी दुनिया में इस वक्त तुर्की के दिफाई सनअत पर निगाहें लगी हुई हैं। सदर के दिफाई सनअत के उमूर के सरबराह इस्माइल देमर ने कहा कि तुर्की की दिफाई सनअत के शोबे में इस कदर तरक्की कर चुका है कि दुनिया की निगाहें अब तुर्की पर मरकूज़ होकर के रह गई हैं कि दिफाई सिस्टम में कौन सी चीज़ उनसे ख़रीदी जाए। उन्होंने इन ख्यालात का इजहार यल्दस टेक्निकल यूनिवर्सिटी के डिफेंस इंडस्ट्री टेक्नोलॉजीज़ कम्युनिटी के ज़ेर एहतिमाम वीडियो कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि दिफाई सनत में तरक्की से तुर्की अपनी आज़ादी और मेज़ पर अपने आवाज़ को बेहतर तरीके से पेश करने की सलाहियत पूरी तरह से हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि तुर्की की दिफाई सनत के शोबे में इस कदर तरक्की कर चुका है कि दुनिया की निगाहें अब तुर्की के दिफाई सिस्टम पर मरकूज़ है और हर कोई इसकी सराहना कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाला मुल्क नहीं बल्कि दिफाई सनत की टेक्नोलॉजी बरामद करने वाले मुल्क की हैसियत से अपने सफ़र को पुख्ता इक़दामात से जारी रखे हुए है। यानी वो ख़रीदता नहीं है टेक्नोलॉजी को बल्कि दूसरे ममालिक को बेचने के लायक बन चुका है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त तुर्की के दिफाई सिस्टम पर नज़र रखे हुए कहते हुए उन्होंने तुर्की की तरक्यात पर दिफाई सिस्टम में जो मजबूती पैदा हुई है उसको वाज़ेह अल्फाज में बयान करने की कोशिश कर रहे थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।